मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और सब देशवासी, 150 करोड़ इंक्लूडिंग मी, सबको आदाब। ख़ास तौर से न्यू मदर्स एकेडमी के बच्चे, स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से सबको मेरी तरफ से हेलो, आदाब, सत श्री अकाल एंड नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने नसीर दूल्हा खान हाजिर है। आज डेट हो गई 25 जून 2026 और जो आज हमारे देश में जो हलचल चल रही है, मैं इस टाइम बैठा हूँ दरों से लेकर दिल्ली तक जितना भी रास्ता आपका ये बीच में पड़ता है, जैसे दरू, देहरादून और दिल्ली, इसमें जितनी भी हलचल हो रही है पॉलिटिक्स को लेकर, कुछ जो नज़र आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या। क्योंकि जो हमारा यूथ है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो किस तरह से स्ट्रगल कर रही है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक, अमेरिका चाइना हमसे 100 और 50 साल आगे क्यों है? वजह यही है, वहाँ के लोगों को जो पढ़ा लिखा तबका है उसको आगे बढ़ाते हैं, इसलिए आगे। हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा तबका है उसको बेवकूफ़ माना जाता है और ये कहा जाता है तुमसे क्या होगा, तुमने क्या देखा है, तुम्हें आता क्या है, तुम्हें पता क्या है। हमारे यूथ को कुछ नहीं पता। 20 तारीख से जंतर मंतर में जो हलचल चल रही है, जो हज़ारियों बच्चे बेचारे घर छोड़कर 45-50 डिग्री टेम्परेचर में धूप में वहाँ बैठे पानी रोटी को तरस रहे हैं, आज तक, आज 5 दिन हो गए, कोई माई का लाल, सेंटर हो, स्टेट हो या कोई और हो, दिल्ली, यूटी स्टेट, सेंट्रल आल्सो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इतने स्टेट जहाँ ये बच्चे प्रोटेस्ट में लगे हुए पिछले 5 दिनों से, दिन रात एक करके। यहाँ से कोई भी एक महान पॉलिटिशियंस वहाँ पर गया नहीं है हाल चाल पूछने के लिए, जो गवर्नमेंट में है या नहीं है। कोई भी अपने असली माँ बाप की औलाद जंतर मंतर जाकर उनका हाल चाल नहीं पूछा है, वो किस हाल में है। बस दूर से एसी रूम में, सुपर एसी रूम से बैठ के बोल देते हैं कि ये टीम बी, टीम सी, टेररिस्ट। बोलना आसान है इन नेताओं को, ज़रा वहाँ जाकर 1 घंटा रह तो लो। अगर तुम में हिम्मत है, वहाँ पर 1 घंटा उनके साथ में उस स्टेज में, खुले मैदान में बैठ के देखो भी तो नानी और दादी दोनों ना याद आ जाए। एसी रूम में बैठ के फालतू का चटान करके बस बोलना आसान है, फालतू के टॉपिक, गरीबों के घर ढहाओ, गरीबों के घर गिराओ, गरीबों की दुकानें उजाड़ो,
बस्तियाँ उजाड़ो, रोड बनाओ, तो रोड बनते बनते उंगली से कुरेदो तो आपका रोड हाथ में आ जाएगा। किसानों को बर्बाद कर दिया। अब नंबर है हमारे नौजवानों का। जब पॉलिटिक्स ऐसे हाथों में होगी तो हशर ऐसा ही कुछ होगा। चाइना और अमेरिका, जापान में ठीक उल्टा है। एजुकेशन को तवज्जो दी जाती है, इसलिए वो हमसे 150 साल आगे, हम 500 साल पीछे जा चुके हैं। 15वीं शताब्दी में हम पहुंचा दिए गए। एक एग्ज़ाम चोरों से एनटीए वो सक्सेसफुल नहीं करवा सकता। सीबीएसई के एग्ज़ाम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी भी वैकेंसीज, कोई भी इंट्रेंस होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एग्ज़ाम से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? कि जाहिल कुर्सी पे बैठने वाले। मैंने क्या बताया? स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ नहीं हो सकता। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इवन पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पीएमओ ऑफिस, सब गड़बड़ है। बस हर हफ्ते 4 कंट्री का वीज़ा स्टैंप किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी चल पड़ते हैं, चलो जी मिशन पे चलते हैं। गरीबों का पैसा, टैक्स का दिया हुआ, उसको बर्बाद करने के लिए हम मस्ती मारने जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है। छोटे बच्चों की एजुकेशन ख़त्म हो रही है। गवर्नमेंट स्कूल ख़त्म होते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्शन में एम्प्लॉई रिटायर्ड होते जा रहे हैं और वैकेंसी निल। क्योंकि जब उसका एंट्रेंस होता है तो पर्चा लीक और एग्ज़ाम पोस्टपोन। क्या होगा? देश अंधेरे में है या उजाले में है, आप खुद डिसाइड करिए। आपको कुर्सी इसलिए दी गई है, आपको पावर इसलिए दी गई है ताकि आप देश का भला करें। मैं पर्टिकुलर एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। फैसिलिटीज़ ज़बरदस्त होनी चाहिए। हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सब के किड्स यानी बच्चे, गौर करिए, गूगल में सर्च करिए कौन क्या है। जो शादीशुदा नहीं है वो टॉप पर है। जो शादीशुदा हैं उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री दी हुई है और अपने अपने बच्चों को वो काम करवा रखे हैं जो लॉन्च होता है तो फिर ये कानून पास होता है कि अब इसकी ज़रूरत है और उनकी दुकान स्टार्ट हो जाती है। तो ये अपनों का जो चल रहा है ड्रामेबाजी, भाइयों मेरे साथियों, ये कब तक? आप गौर करिए, जो जंतर मंतर पे जो हशर है, जो अदर्स स्टेट में जो लोकल बॉडीज़ हैं, छोटी छोटे पार्टी जो स्टेट में हैं, वो खफा हैं।
उसके अलावा इलेक्शंस भी ये लोग जीत जाते हैं। कैसे जीतते हैं वो इनको पता है, वो उनका काम है। लेकिन काम कौन करेगा? इनके 2-4 टॉपिक होते हैं। कोई इलेक्शंस आया, एक हमारे इंडियन आर्मी बेचारे शहीद होते हैं 10-15, उसी को लेकर 24 घंटे डिबेट होती है और वो 4-5 कबूतर के बच्चे बिठा दिए जाते हैं चीखने के लिए। उसमें से हर कम्युनिटी का एक बैठा होता है और वो होते हैं इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के भेजे हुए छोटे छोटे चूज़े। वही आपस में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और सुनने वाला बेवकूफ़ बनता है। सुनने वाला सोचता है कि देखो मुस्लिम ये बोला, हिंदू ये बोला, सिख ये बोला, कुछ नहीं हो सकता। तो सॉफ्ट टारगेट आपको पता है। मैं यहाँ किसी की बुराई करने नहीं बैठा हूँ, ना किसी पार्टी का पक्ष लेने बैठा हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना कहना है, मेरी अपनी एक अथॉरिटी है, मेरा एक अपना एक हक़ है जो मैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी बात कुछ लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो भी सुनना चाहते हो। शायद 2-4 को मेरी बात पसंद आए, बाकी तो 150 करोड़ आबादी में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, क्योंकि प्लानिंग ज़बरदस्त। दिल्ली को कैप्चर किया, दिल्ली के बाद हरियाणा को, हरियाणा के बाद बिहार को, बिहार के बाद बंगाल को, अब नंबर है गुजरात का, पंजाब का, यूपी का, उत्तराखंड का। इतनी पब्लिक खफा होने के बावजूद भी वो पार्टी आराम से निकल जाती है। बड़ी ताज्जुब की बात है। हमें नहीं पता कैसे हो सकता है पब्लिक वोट करती हो, लेकिन अगर पब्लिक वोट करती है तो ये क्यों कहती है कि हमने तो दिया नहीं? पब्लिक को भी खुल के सामने आना चाहिए, इधर या उधर। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बहुत हलचल चल रही है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम चल रही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे कुछ नेता मुसलमानों पे फिदा हैं और कुछ मुसलमानों की गर्दन काटने को तुले हुए। यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जो गलत हो रहा है। कानून सबके लिए बराबर है या मुसलमान के लिए अलग है, हिंदुओं के अलग है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज़ एक है या अलग है? तो हमें कम से कम इतना सोचना चाहिए। हमारे जो सेलेक्टेड एमएलए, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तराखंड के जितने भी हैं, उनको इक्वालिटी दिखानी चाहिए, ना कि भेदभाव। तो हमारे मुख्यमंत्री को चाहिए सबको साथ में लेकर चला जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी का नारा है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, और जो भी है मीन्स सबको साथ में लेकर चलना। लेकिन हो क्या रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर जो गलत है आप उसको पनिश करिए। दूसरी बात, अभी एक बिहार में इनकाउंटर हुआ है, बहुत गलत। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
अजमल कसाब को जब पकड़ा था, वो तो इंटरनेशनल टेररिस्ट था। उसको जब कोर्ट में ले जाने की परमिशन मिली, तो हमारे ये बिहार के स्पोर्ट्समैन का जो इनकाउंटर हुआ है, इसको मौका क्यों नहीं मिला? इसको भी मौका मिलना चाहिए। इसको पकड़ के आप कोर्ट में पेश करते, वकील खड़ा करते। यह सब एक जैसे ही हैं, और अगर हैं तो सब एक जैसे क्यों नहीं हैं? पक्षपात क्यों हो रहा है? पक्षपात तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही है, एक तरफ से सफाया करना है, तो उन लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? जो पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डिसीजन सेम होना चाहिए। अगर मान लिया स्पॉट पर ही इनकाउंटर करना है, तो सबका करिए। एक दो का क्यों, बाकी को क्यों छोड़ रहे हैं? गाज़ियाबाद के 3 किस्से थे, एक का इनकाउंटर करा, 2 का क्यों नहीं किया? उसके घर वाले बेचारे आज भी भीख मांग रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। छोटे बच्चों का रेप होता है, उनके साथ क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का अगर बंदा होता है तो फास्ट एक्शन होता है, भले ही किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, डायरेक्ट अटैक होता है। और अगर वो मुस्लिम नहीं होता है तो उसके साथ नरमी बरती जाती है। तो ऐसा ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेम सोच रखी है। अब जैसे अगर आपको कानून में प्रॉब्लम आ रही है, तो पिछले 12-13 सालों से हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, 21-22 स्टेट उनके अंडर में हैं, संसद में, राज्यसभा में उनका फुल बहुमत है। कानून पास क्यों नहीं कर रहे? आप अपने हिसाब से कानून पास करिए। क्यों आप पिछले 12-13 सालों से अंग्रेज़ों के बनाए हुए ड्रामेबाजों में फंसे हुए हैं? अगर मान लिया पीछे उन लोगों ने नहीं किया, पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, तो आपको पिछले 12-13 सालों में कानून को चेंज करने में किसने रोका है? आप कानून चेंज करिए। और पहले तो अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बनाए थे कि अगर कुछ होता है तो हम बचे रहें। वही घिसे पिटे कानून आज भी चल रहे हैं। आईपीसी के तहत जितने भी कानून बने हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के, आप चेंज करिए। आपका फुल बहुमत है, किसने रोका है? करिए। और ऐसा बनाइए जो गरीब को संरक्षण मिले, उसका नुकसान ना हो। लेकिन कब होगा ये? अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अपना कानून बनाइए, अपनी सहूलियत के हिसाब से। जो गलत है उसको ख़त्म करिए और उसमें अमेंडमेंट करके करेक्ट करिए। एजुकेशन हो, क्राइम हो, या कुछ भी हो, जो भी पॉलिसी है, अब आप नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? ये अभी भी नेहरू जी को ही कोसते रहेंगे आज तक, क्योंकि आने वाला प्राइम मिनिस्टर जब होगा फिर वो आपको कोसेगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपको कोसेगा, आने वाला प्राइम मिनिस्टर जो होगा, कि 15 सालों में, 12 सालों में, 14 सालों में उन्होंने ये किया। जैसे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कोसते, आपकी पूरी कैबिनेट कोसती है। सोचिए, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को दुरुस्त करिए, ख़ास तौर से एजुकेशन मिनिस्टर को रिप्लेस करिए, किसी अच्छे बंदे को बिठाइए। एजुकेशन
जो जानता हूँ। राघव चड्ढा जी आ तो गए हैं आपके पास, बिठाइए उन्हें, एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए इनको। पढ़े लिखों की ज़रूरत है, ऐसों की ज़रूरत नहीं है। आपके कई स्टेट ऐसे हैं, कई मंत्री ऐसे हैं, मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको न पढ़ना आता है और पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं। तो कोशिश करिए जो भी आपका मिनिस्ट्री में मेंबर हो ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को मुतमईन करे, लोगों की सेवा करे। और जो जंतर मंतर पे जो भी हंगामे चल रहे हैं उनको दुरुस्त करिए, उनकी मांगों को सुनिए, क्योंकि वो बेचारे कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए, इतनी सी बात। और आपके मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि रेजिग्नेशन दिया जाए। घमंड हिटलर का भी देख लिया आपने, बड़े बड़े सूरमा मिट्टी में मिल गए, राख में मिल गए। तो ये मत सोचिए कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। 2047 का जो विकास का जो आपने एक आईना दिखा रखा है लोगों को, वो होता रहेगा। फ़िलहाल हम अभी 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, 26-27 की सिचुएशन संभालिए। अभी लोगों को रोटी की ज़रूरत अब है, लोगों को नौकरियों की ज़रूरत अब है, लोगों को घर की ज़रूरत अब है। 47 तक देश बचेगा तब ना, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर के चिंदी चोर इंडिया में घुस के कब्ज़ा कर लें, क्योंकि ज़्यादातर हम पहले भी ग़ुलाम थे, आज भी ग़ुलाम हैं। आज अगर गूगल बंद हो जाए, इजराइल ने अगर एक स्विच ऑफ कर दिया, पूरा इंडिया हिल जाएगा, घुटनों पे आ जाओगे आप लोग। आपके इतनी बड़ी आबादी होने पर एक गूगल जैसा ऑप्शन आपके पास नहीं है ताकि आप अपने बलबूते पे ऑनलाइन सिस्टम को मेंटेन कर सकें। आपके पास इतना सा भी कुछ नहीं है। सोचिए, नुक्ते भर इजराइल ने पूरी दुनिया को नचा रखा है, अपाहिज बना रखा है। चाइना का अपना खुद का सिस्टम है, अमेरिका का अपना खुद का सिस्टम है, जापान का अपना खुद का सिस्टम है। लेकिन इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने पर हम सिर्फ अपाहिज बनने की दहलीज पर है। हमारी मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्टर कितना भी है, कैसा भी है, लेकिन पॉलिसी ज़ीरो। एजुकेशन मिनिस्टर की पॉलिसी ज़ीरो, हेल्थ मिनिस्टर की पॉलिसी ज़ीरो, पेट्रोलियम मिनिस्टर की ज़ीरो, होम मिनिस्ट्री ज़ीरो, रेलवे मिनिस्टर ज़ीरो। बचा क्या? जो मेन डिपार्टमेंट हैं उनका बुरा हशर है। एग्रीकल्चर, बहुत से लोगों को तो यही नहीं मालूम इन दो लोगों के अलावा मिनिस्ट्री है किसके पास। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके अलावा लोग किसी को जानते ही नहीं हैं। पूरी हुकूमत, पूरी गवर्नमेंट, पूरी इंडियन गवर्नमेंट इन दो के कंधों पे चल रही है, राइट एंड लेफ़्ट। बाकी कैबिनेट के 20 मिनिस्टर से अगर किसी से पूछा जाए, उनको नाम नहीं मालूम। वो भी अभी एजुकेशन मिनिस्टर का नाम प्रचार इसलिए हुआ है उसकी करतूतों की वजह से,
इसलिए लोग जानने लगे हैं कि ये है कौन। उससे ढंग से स्पीच तक तो देने नहीं आती, और स्टूडेंट्स को क्या बोल रहे हैं जनाब, टेररिस्ट। आप जब तक पावर में हैं, जब तक आप कुछ भी बोल सकते हो। ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी बात मत करिए न्यू जनरेशन को जो हर्ट हो, जो प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले जो जंतर मंतर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पहले उसको दूर करिए। उसके बाद स्टेट की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको दूर करिए। बीजेपी के पास 21-22 स्टेट उनके अंडर में हैं, उनके चीफ मिनिस्टर हैं। आप सुधार करिए, नौजवानों के लिए अच्छा काम करिए, और अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ज़रूर गौर करिए, वरना हमारा यूथ बर्बाद होने में देरी नहीं करेगा। बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये 26 एंड 27 में ही बहुत एग्रेसिव हो जाएगा मामला, अगर अंडर कंट्रोल नहीं हुआ मामला। ख़ास तौर से जो अदर्स एक्टिविटीज़ हैं, लोकल की हों, स्टेट की हों या सेंटर की हो, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को ज़रूर गौर करना चाहिए, और जितने भी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको गौर करना चाहिए कि हमारे देशवासियों को परेशानी ना हो। खाली 5 किलो राशन देने से देश नहीं चलेगा। आप 5 किलो राशन बंद कर दें, ये 100-150 रुपये में आपके 1 महीने का गुजारा नहीं है किसी का। इसको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर देना है तो एजुकेशन फ्री करिए, गवर्नमेंट स्कूल अच्छी तरह से सेट करिए। टीचर्स को, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, उनको फालतू काम ना करा के स्कूल में उनको टीचिंग के लिए छोड़िए। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर इस पढ़ाई के अलावा सारे काम करते हैं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता। जून का महीना, उत्तराखंड की बात करूं, ये पूरा जून हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी वर्कर्स से लेकर इंटर कॉलेज के जितने भी टीचर्स, उनकी सबकी ड्यूटी SIR में लगा रखी है। पूरा महीना उनका ख़राब कर दिया। वो अपनी फैमिली को ना तो टाइम दे पाते हैं, तो इरिटेट नहीं होगा तो क्या होगा। और अगर किसी अधिकारी के पास जाओ, वो मुंह खोले बैठा है रिश्वत मांगने के लिए। खाली CM पोर्टल खोलने से कुछ नहीं होगा। उनको आप अपनी शाखाओं में उनको बैठा कर ये समझाया करें कि किसी से रिश्वत ना लें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करें, उनके काम करिए बिना पैसा लिए। अपनी शाखाओं में उनको ये ज्ञान दीजिए कि किसी को परेशान ना करें। अपनी शाखाओं में उनको ये ज्ञान दीजिए कि हिंदू मुस्लिम मत करिए। अपनी शाखाओं में ये ज्ञान दीजिए किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ ना बोलें। अपनी शाखाओं में ज्ञान ये दीजिए कि कोई हर्ट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अभी हाल ही में कर्णप्रयाग उत्तराखंड में एक गुरुद्वारे पर क्या हुआ ये सबको पता है, मुझे उसके बारे में ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रहे कि कोई भी कम्युनिटी के बारे में आप ऐसी बात ना करें जो प्रॉब्लम हो सके, क्योंकि हमारे भारत में, इंडिया में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस
शामिल हैं ऑफिशियली। ये तब की बात है जब 49 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। 32 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना आसान नहीं था उस टाइम पर, तो हर किसी की लैंग्वेज का आप रिस्पेक्ट करिए। किसी को आप कम्युनिटी बेस पे डाउन फील ना कराएं, किसी गरीब को नीचा ना दिखाएं, किसी भी बच्चे को परेशान ना करें। तो अपने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, मैं उनके सीएम और कैबिनेट्स लेवल के मिनिस्टर से ये सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप उनको अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ये बताइए कि लोगों की सेवा करिए, क्योंकि लोगों ने ही आपको बिठाया है। आप लोगों के नौकर हैं, आप मालिक नहीं हैं। मालिक इंडियंस पब्लिक है, जो आबादी है इंडिया की, वही मालिक है। आप तो 5 साल के लिए बस मेहमान हैं इस कुर्सी के। इसका ध्यान रखिए, उस कुर्सी का सम्मान करिए, उस कुर्सी की रिस्पेक्ट करिए, उस कुर्सी पर बैठ कर रिस्पेक्ट करते हुए एक रिस्पेक्टेड एक्शन लीजिए। उस कुर्सी पर बैठने के बाद अपने भाइयों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, एक नज़र से देखिए। उस कुर्सी पे बैठकर मेल फीमेल में फ़र्क मत समझिए। जिसकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करिए। कहीं ऐसा ना हो जंतर मंतर की स्पीड बढ़ती चली जाए और आपका टाइम कम होता चला जाए। अगर जंतर मंतर में 18 साल से 25 साल तक के बेरोज़गार इकट्ठे हो गए तो सोचिए क्या होने वाला है। तो इसलिए आप काम करिए बिना भेदभाव के, बिना हिंदू मुस्लिम की। जो इंडिया में रहता है वो मालिक है। जो भी इंडिया में रहता है, जो इंडिया में पैदा हुआ है, वो गवर्नमेंट में बैठे हुए वो अपने आप को नौकर समझिए, मालिक मत समझिए। लोगों के काम करिए, तभी आपका भविष्य है। और अगर काम नहीं करेंगे आपका भविष्य अंधकार में होगा। तो ये जो जंतर मंतर पे जो स्पीचेस दी जा रही हैं वो गलत नहीं है। वो उन लोगों की इंटरनल फीलिंग्स हैं, पेन है, फ्रस्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई गरीब आदमी एजुकेशन लोन लेता है, सोचिए कितनी तकलीफ़ होती है। बैंक वालों को तो पता ही नहीं है, वो तो पहुंच जाएंगे घर सीज करने के लिए। लेकिन अगर उसका बच्चा धोखे से मर गया, उसका धोखे से बच्चे ने आत्महत्या कर ली, तो वो घर तो बर्बाद हो गया। तो आप उस बर्बादी को रोकिए। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से। ध्यान रखिए हमारे देशवासियों का, भारतीयों का। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, आप सब लोग मिलकर 150 करोड़ पब्लिक की देखभाल कीजिए। आप को इसीलिए बिठाया। आपको सैलरी मिलती है। एक गवर्नमेंट चपरासी से लेकर प्रेसिडेंट तक जो भी भारत सरकार के ख़जाने से पैसा ले रहा है वो आम पब्लिक का नौकर है।
आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिए। आप लोग ये मत सोचिए पावर मिल गई तो हमेशा ये पावर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, गरीब लोगों की देखभाल करिए, गरीब लोगों की सेवा करिए, जिसको जो ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी करिए। और जितने भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको ख़त्म करिए, इनके इशू को ओवर करिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पता नहीं है ये 18 से 25 साल के बच्चे क्या करेंगे, और उसके साथ में 25 साल से 35 साल 40 साल के लोग जुड़ने पर वो क्या करेंगे। तो इसमें नुकसान सिर्फ हमारे देश का है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश के ऊपर है। सोचिए, अच्छी बुरी बातें बहुत आसानी से रिवील हो जाती हैं और किसी का आप मुंह नहीं रोक सकते। आप 5-10 जो नेशनल चैनल हैं उस पर बिठाकर डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। आजकल लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा गौर कर रहे हैं। चैनल आपके बंद हो चुके हैं, कोई नहीं देख रहा है। घर में टीवी कोई नहीं देखता आजकल, क्योंकि आप लोगों ने क्या कर रखा है, अगर कुछ नहीं तो मैच करवा दीजिए, पूरा इंडिया उसमें लग जाएगा। पॉलिसी अच्छी लेकिन लोगों के लिए अच्छी नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर कहीं भी बात किसी को चुभे उसके लिए सॉरी। पहली बात तो कोई ऐसी बात बोली नहीं है, सबके लिए बोली है, सबके भले के लिए बोली है। अगर परेशानी होगी तो किसी न किसी पॉलिटिशियंस को हो सकती है, तो प्लीज़ अपना वक्त पब्लिक को दीजिए, अपना वक्त जंतर मंतर पे जाके बिताइए आधा घंटा। मैं चाहता हूँ जाइए, वहाँ की 45-50 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ का पानी पीजिए, पता तो चलेगा। अपनी बात ख़त्म करता हूँ। गुड लक, जय हिंद, जय उत्तराखंड, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय।